अच्छा, मैडम की कभी डांट पड़ी है क्या आपको? ऐसा हुआ है कि मैडम ने कहा कि आज शॉपिंग करने जाना है, लेकिन अचानक से कोई सीरियस केस आ गया तो वो कैंसिल हो गया, फिर डांट वगैरह? ईमानदार से कहूँ, आज़ादी के 78 सालों के बाद कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर तो सरदार शहर में बनता था, जो कि आज तक सरदार शहर वासियों को नहीं मिला। ये सरदार शहर वासियों के लिए अन्याय है। आप समझते इस मानते हो इस बात को कि एक ट्रॉमा सेंटर तो सरदार शहर को बनता था। ये भी कि आज के समय की बात करें तो क्या आज के डॉक्टर वो अपने पैसे के साथ न्याय कर रहे हैं? क्योंकि आज सरदार शहर को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकताएं होती है? कई बार लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, वो भी चुनौती होती है डॉक्टरों के सामने बड़ी है। कोरोना भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है। 78 वर्ष आज़ादी के हमने पूरे कर लिए हैं। वहीं हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के अंदर भी भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक भारत चिकित्सा के क्षेत्र में भी तेज़ी से आगे बढ़ा है। वहीं आज हम इस कार्यक्रम के अंदर सरदार शहर की बात करेंगे और बात करेंगे सरदार शहर में चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो सरदार शहर अपने आप को आज कहाँ खड़ा पाता है। हमारे साथ बहुत सारी बातें करने के लिए डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान साहब है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारे आपके सवाल हैं। सबसे पहले आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आप सभी को और पूरे देशवासियों को इस आज़ादी की 78वें वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपने मुझे बताया कि इतने वर्षों में हम कहां पहुंचे, निसंदेह उत्तरोत्तर प्रगति का नाम ही साइंस है और मेडिकल साइंस ने भी बहुत प्रगति की है। पिछले 70-80 वर्षों में अगर बात करें तो जो एक समय था जब हर बीमारी को न तो डायग्नोस कर पाते थे और न ही उनका कोई इलाज हुआ करता था, सिवाय झाड़ फूंक के और जड़ी बूटियाँ जो है उनको घोट पीस के और उनका को डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट करना, ये हुआ करता था। और आज हम बात करें तो साइंस की प्रगति ने इतना अचीव किया है कि न केवल डायग्नोसिस हुआ, बहुत सारी बीमारियों का उन्मूलन भी हुआ, उनका वैक्सीनेशन हुआ, वो बीमारियां जड़ से ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि बात करें हम चेचक की है, स्मॉल पॉक्स की है, या पोलियो की है, टीबी की है, इन सब को, हाँ कुष्ठ रोग है, इन सब को हमने ख़त्म कर लिया इन दिनों। तो ये सब आप सही कह रहे हो, साइंस ने प्रगति की है, मेडिकल साइंस ने अपना आगे कदम बढ़ाया है। जहाँ किसी चीज़ को हम सोचते थे कि इलाज कैसे होगा, आज हर चीज़ का न केवल इलाज, हर तरह के ऑपरेशन, हर तरह की सुविधाएँ, इवन रोबोटिक सर्जरी तक इंडिया में आजकल होने लग गई हैं। तो भारत ने बहुत विकास किया है इस मामले में। सरदार शहर की हम बात करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि सरदार शहर हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है। चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो आपने काफ़ी बारीकी से समझा है, देखा है और काफ़ी बारीकी से आप नज़र रखते हो। सर, सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप को आज कहाँ खड़ा पाता है? बिल्कुल, सरदार शहर भी आज से वर्षों पहले अगर बात करें हम, जब स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ पे चिकित्सा के नाम पे कुछ था नहीं। एक महामासा सेठ सर छोटूलाल सेठिया जी ने अपनी तरफ से एक हॉस्पिटल बना के दान किया था और उसके अंदर चिकित्सा सेवा स्टार्ट हुई थी। तो उन सेवाओं को उस ज़माने में बहुत कुछ माना जाता था और वो भी एक लिमिटेड सेक्शन था कि कुछ दवाएं जो गवर्नमेंट से आती थी सप्लाई में, उन्हीं से ही साधारण बुखार जुकाम या उल्टी दस्त का इलाज हुआ करता था। धीरे धीरे विकास की दर जो है बढ़ती गई और सीढ़ियाँ चढ़ते गए। आज हम बात करें, आज सरदार शहर तहसील के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर करीब 20-22 हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी करीब 8 से 10 हॉस्पिटल हैं। सुविधाओं के नाम पर ये था कि पहले विशेषज्ञता तक जो है वो यहाँ पे संभव होती नहीं थी। आज लगभग हर स्पेशलिटी के, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, चाहे वो आँख का हो, चाहे नाक कान गले का हो, सर्जरी का हो, ENT का हो, ऑप्था का हो, गायनी का हो, किसी भी विभाग की बात करें, हर तरह के विशेषज्ञ सरदार शहर में उपलब्ध हैं और उनकी सेवाओं का यहाँ की जनता को पूरा साथ और सहयोग मिल रहा है। अब तो राजकीय अस्पताल में भी बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगे हैं। बिल्कुल, सरदार शहर का जो राजकीय हॉस्पिटल है, PM हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो मैंने अभी गिनाया आपको स्पेशलिटीज़, इन सब स्पेशलिटीज़ में बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसे ऑपरेशन जिनका हम कभी यहाँ पे सोच सकते भी नहीं थे, कल्पना से परे था, वो सब सुविधाएं सरदार शहर में उपलब्ध हुई हैं। सरदार शहर में उन सब का होना बहुत बड़ी बात है। इस समय के साथ में हमने इतना प्रगति की है कि इन सुविधाओं का, इन जो योजनाओं का साथ में यहाँ सरदार शहर में समावेश हुआ, तो आज बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ पे पनपे हैं। इवन हम सोच सकते थे कि डायलिसिस जैसी सुविधा जो है, आज से कुछ वर्षों पहले हम सिर्फ जयपुर के अलावा कहीं देखने में मिलती नहीं थी।
आज सरदार सर के अंदर उपलब्ध है। आज बड़े बड़े ऑपरेशन जो है, हिस्टेरेक्टोमी, सिजेरियन जैसी सुविधाएं हैं, आज से 10 साल पहले सरदार सर में नहीं हुआ करती थी। आज सरदार सर के अंदर हर सेक्टर में, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। आज हड्डी के जोड़ के जो ऑपरेशन है, जोड़ों का ऑपरेशन है, या हड्डी के बड़े कोई जॉइंट टूट गए हैं, कोई बड़ी रोड लगानी है, इस तरह की सुविधाएं यहाँ की कल्पना से बाहर की बातें हुआ करती थी। इन दिनों सरदार सर में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। ईएनटी के सर्जन यहाँ पे बहुत से काम कर रहे हैं। सरदार सर में पहले यहाँ पे सिर्फ नाक कान का मतलब एक जुकाम की गोली देना तक सीमित हुआ करता था, या कान को साफ करना तक सीमित हुआ करता था, या नाक के अंदर जो दवाई डालने तक हुआ करता था। आज ईएनटी सर्जन जो है वो कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं सरदार सर में। सरदार सर में कैंसर के जो पेशेंट थे गले के, उनको भी यहाँ के ईएनटी सर्जन ने ऑपरेट किया है। ऐसे ही बात करें हम गायनिक सेक्टर की, तो गायनिक के जो गायनेकोलॉजिस्ट सरदार सर में 3-4 हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी सर्जरी की हैं। 10-10 किलो गांठें निकाली हैं पेट में से, जो कि एक तरह से कल्पना से बाहर की बात थी। और बात करें हम जनरल सर्जन की, जनरल सर्जन ने भी ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं सरदार सर में जो कभी सोच सकते नहीं थे। पेट में आंत फटी हुई है, आंत ब्लॉक है, बड़ी बड़ी अपेंडिक्स जो है फूट गई, फैल गई पेट के अंदर, और पित्त की थैली फूट गई है। ऐसे ऑपरेशन जो है कभी सरदार सर में सोचते नहीं थे। इन दोनों ये सब सुविधाएं भी सरदार सर में उपलब्ध हुई हैं। ऐसे ही बात करें अगर हम अदर स्पेशलिटी की, डेंटल स्पेशलिटी बात करें, सरदार सर में इम्प्लांट जैसी सुविधाएं होने लगी हैं, जो कभी जयपुर में मैंने आज से 10 साल पहले सुनी थी, बाकी यहाँ तो कुछ सोचता ही नहीं था। आजकल सरदार सर में एक डॉक्टर हमारे मित्र बंधु हैं, वो इम्प्लांट तक लगा रहे हैं। ये सब सुविधाएं जो है इन वर्षों में देखने को मिली हैं। इसका मतलब हम प्रगति पे हैं। सरदार सर में शिक्षण सेवाएं प्रगति पे हैं। सरदार सर अभी जवान हो रहा है। बिल्कुल, सरदार सर जवान हो रहे हैं और सरदार सर दौड़ रहा है। स्वास्थ्य की सेवाओं के अगर संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य की सेवाओं के संदर्भ में बात करें, सरदार सर दौड़ रहा है, प्रगति पथ में दौड़ रहा है और तेजी से दौड़ रहा है। कुछ सालों में ही, जब 20 साल पहले मैं सरदार सर में आया था तो मेरे ख्याल से ये सुविधाएं जो है ना हमारे कल्पना से बाहर की बात थी। मगर अब हर स्पेशलिटी में जो 8-10 स्पेशलिटी गिनाई है मैं, सब में ही अच्छे जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपना हद से ज़्यादा जो अपना दे सकते हैं वो दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो है देखने को मिल रहा है हमें। यही मेरा सवाल था कि आपने चूँकि सरकारी सेवाओं में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है, तो जब आपने शुरुआत की थी प्रैक्टिस, जब आप डॉक्टर बन के आए थे, नए डॉक्टर थे, उस समय आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी और क्या अनुभव रहा उस समय का? सरदार सर नहीं बल्कि पूरे देश की बात करें तो वास्तव में ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, वो इतना डेवलप नहीं था। आज से 20 साल पहले जब मैं एक पीएचसी पे मैंने ज्वाइन किया था गांव में, तो सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग हुआ करती थी, वो भी उस वक्त रेंट की बिल्डिंग थी, और उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ गिनती की दवाएँ आया करती थी और कुछ पट्टी ड्रेसिंग का सामान आया करता था। इसके अलावा कुछ सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो उस दौर में भी डॉक्टरी करना मुश्किल था। आज न केवल गवर्नमेंट सेक्टर में तो सुविधाएं जो मैंने अब गिनाई आपको हर तरह वही, प्राइवेट सेक्टर में भी सुविधाएं बढ़ी हैं। तो सिर्फ ड्रेसिंग पट्टी दवाई गोली से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी सर्जरीज, बड़े बड़े जटिल रोगों का इलाज, इवन कैंसर तक का इलाज, ये सब सुविधाएं अब सरदार सर में देखने को मिलेंगी आपको। सर ये तो अपन ने अच्छी बातें की, अब थोड़ी एक इसका सिक्के का दूसरे पहलू पर भी बात कर लेते हैं। आज भी हम देखें तो डॉक्टर है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जाने में डरते हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या रीज़न है? वही बात जो कर रहा था मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और सुविधाओं की। डॉक्टर जो है ना वो अपना जो पेशा है जिस लिए वो डॉक्टर बना है उससे हमेशा न्याय करता है, बस शर्त है कि उसको सहयोग मिले। डॉक्टर बना इसलिए है कि उसको रोग ठीक करने हैं, मरीज़ ठीक करने हैं, इलाज करना है। बट जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, और उनकी वजह से जैसे आप जो डॉक्टर है वो वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं कर पाता। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि जब जैसे समय बढ़ रहा है, आने वाले समय में शायद सरकार इस पर ज्ञान भी देगी कि जो गांव में पीएचसी हैं वहाँ पे अगर चिकित्सक के रहने की या वहाँ के मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए तो डॉक्टर वहाँ रुकेंगे भी, स्पेशलिटी जो है वो वहाँ पे स्टेबल होंगी, और वहाँ पे भी जो इलाज बड़े शहरों में हो रहा है वो गाँव में भी होएगा आने वाले समय में। आपको नहीं लगता कि 78 सालों के बाद, आज़ादी के 78 सालों के बाद कम से कम एक ट्रॉमा सेंटर तो सरदार शहर में बनता था, जो कि आज तक सरदार शहर वासियों को नहीं मिला? ये सरदार शहर वासियों के लिए अन्याय है, आप समझते इस मानते हो इस बात को कि एक ट्रॉमा सेंटर तो सरदार शहर को बनता था? बिल्कुल, चिकित्सा एक मूलभूत सेवा है और ये हर नागरिक का उसको मिलना चाहिए, उसका हक है। और इसके पीछे नहीं होने के पीछे तो कारण क्या है, राजनीति में मैं नहीं जा सकता और क्या रहा होगा, किस लिए नहीं आया होगा, मगर मस्ट है
हम बात करें इतनी बड़ी पॉपुलेशन की, इतने क्षेत्र की, तो यहाँ पे ये सब सुविधाएं जो होनी चाहिए। एक ट्रॉमा सेंटर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि मेगा हाईवे भी निकलता है यहाँ से, दो नेशनल हाईवे यहाँ पे क्रॉस होते हैं, तो हर तरह की इंजरी, हर तरह के पेशेंट जो हैं इंजर्ड होते हैं। तो ये आम नागरिक का मूलभूत हक भी है, अधिकार भी है, और आशा करता हूँ जल्दी ही इस पर भी शायद काम होएगा और सरदार शहर में ट्रॉमा सेंटर जो है डेवलप होएगा। सर सरदार शहर जैसे इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आजकल देखिए, आज की समय की बात करें तो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको नहीं लगता कि सरदार शहर में एक अच्छे हार्ट के डॉक्टर की आवश्यकता है? इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं। बिल्कुल, इन दिनों जो हृदय रोग जो हैं वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहे हैं, और न उम्र देख रहा है, न कुछ और देख रहा है। हर किसी को हृदय की बीमारी कभी किसी वक्त हो सकती है। तो हृदय रोग का तो सरदार शहर में बहुत होना ज़रूरी है, और मैं मानता हूं कि जितना प्रोग्रेस हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का, तो आने वाले समय में सरदार शहर में एक कैथ लैब होनी ज़रूरी है। यहाँ पे एक कैथ लैब कार्डियोलॉजिस्ट का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हृदय रोग जैसी जो बीमारी है ना, वो आपको मौका नहीं देती है। अगर वो दिक्कत होती है तो विद इन फ्यू आवर्स उसको इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अपना काम कर जाती है। तो उस समय की जो गोल्डन पीरियड की जो महिमा है ना, उसको देखते हुए यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ और कैथ लैब होना बहुत ज़रूरी है। देखिए डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये भी है कि आज के समय की बात करें तो क्या आज के डॉक्टर वो अपने पैसे के साथ न्याय कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर ही नहीं, चिकित्सा क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ हो चुका है। क्या डॉक्टर आज के समय में न्याय कर रही है अपने पैसे के साथ? कुछ डॉक्टर ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे ज़्यादा, अब वो एक पेशा था कि डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा आज भी देते हैं। आपने बहुत गहरा सवाल किया। दरअसल पेशे के साथ न्याय करना, जो मैंने अभी कहा था, वो तो हर इंसान करता है। और डॉक्टर जो है ना, वो अपनी ओर से हट के दूर नहीं हो सकता। उसने हमेशा जो सीखा होता है उसको पेशेंट को देना होता है, और जो सीख के आया है उसका जो इलाज है, जो सीख के आया, जो अपना हाथ में जो काम उसके करना आता है वो करेगा, और इलाज करेगा, अवश्य करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज जो अर्थ का युग है, तो हर इंसान को अपनी आजीविका, अपनी दुनियादारी चलाने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता होती हैं, तो कुछ अर्निंग सोर्स होते हैं। तो वो एक इस सेवा के बदले में कुछ अगर उचित धन उपार्जन कर रहा है तो मानता हूँ सही है, वो गलत नहीं है। हाँ, अनुचित तो अनुचित होता है। सर सरदार शहर में राजकीय अस्पताल है, लेकिन फिर भी इतने बड़े शहर के अंदर भारत हॉस्पिटल आया तो एक लोगों को उम्मीद जगी। आपको कब महसूस हुआ कि एक अच्छा हॉस्पिटल 100 बेड का दिया जाए शहरवासियों को, ताकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोगों को वो सुविधाएं मिल सके एक अच्छे दामों के अंदर, रिजनेबल दामों के अंदर? कब महसूस हुआ कि अच्छा हॉस्पिटल एक और भी दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं जब सरकारी सेवा में यहाँ पे आया था तो साथ में एक आम इंसान भी था, मैं एक नागरिक भी था, मेरा भी परिवार था, मेरे भी रिश्तेदार थे, दोस्त बंधु थे। तो उनको देखा मैंने कि जब थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत ज़्यादा होती है तो सुविधाओं के अभाव में या इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम के अभाव में यहाँ के हम चिकित्सक बंधु पेशेंट को कहते थे कि भाई आप आगे जाओ, हम रेफ़र करते थे। तो मुझे बड़ा कचोटता था कि यार सरदार शहर में सुविधा होती तो आज ये इलाज यहीं पर हो जाता। डॉक्टर तो यहाँ पर खूब सारे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पा रहा था। तो फिर एक ऐसा विचार मन में आया कि यहाँ पे अच्छी सुविधा वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, और मैंने अपना जितना बेस्ट एफर्ट कर सकता था और कोशिश की, और भारत हॉस्पिटल को शुरू करने की कोशिश की। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हॉस्पिटल चलते हुए 6 साल भी हो गए। तो 6 साल में हम काफ़ी कुछ हमने अचीवमेंट किया है। यहाँ पे जो अभी बता रहा था मैं, सर्जरीज, हर तरह की ऑपरेशन सर्जरीज की सुविधाएं जो हैं इस हॉस्पिटल में होने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, तो एक साथ 2 पेशेंट का ऑपरेशन भी हो सकता है। जो गंभीर रोगी हैं, सीरियस पेशेंट हैं, जिनको हम पहले बिना सुविधाओं के हम रेफ़र करते थे, अभी उनके लिए एक 8 बेड का आईसीयू है जो इसी भारत हॉस्पिटल में चल रहा है। ऐसे ही हम बात करें डायलिसिस की, जो किडनी पेशेंट थे जिनको हर हफ्ते 2 या 3 बार अपने खून की सफाई करानी पड़ती है, तो वो इस काम के लिए जयपुर जाते थे या सीकर जाते थे, बड़े परेशान होते थे। तो उन सुविधाओं को देखते हुए मैंने 5 मशीनों वाला डायलिसिस सेंटर जो है इस हॉस्पिटल में शुरू किया, और आज पूरी तहसील के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और इन सब से भी ऊपर मैं आपको एक जानकारी दूँ कि जितनी भी मैंने आप गिनाया आपका भी कि ये सब सुविधाएँ, ऑपरेशन हैं, डायलिसिस हैं या आईसीयू है, इन सब का भी निःशुल्क संचालन इस हॉस्पिटल में हो रहा है। ये दोनों ही सरकार की बड़ी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो चाहे माँ योजना चिरंजीवी वाली हो या फिर RGHS गवर्नमेंट योजना हो,
दोनों ही तरह के योजनाओं का इस हॉस्पिटल में चलने से जितने भी ऑपरेशंस हैं, आईसीयू का है पेशेंट है या डायलिसिस पेशेंट है, वो निःशुल्क इलाज करवा के यहाँ से जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, लंबा करियर आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, काफ़ी योगदान भी आपका रहा है। कोई ऐसा केस भी है जो आपके सामने चुनौती था, जिसके जो मेमोरी से वो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? कोई ऐसा केस आपके सामने रहा? यूँ तो चिकित्सा क्षेत्र में हर रोज़ चुनौतियाँ आती रहती हैं, हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में पेशेंट आते हैं, तो उसमें हर रोज़ नया मरीज आता है और उसका इलाज करना होता भी है। एक मालसर गांव से एक पेशेंट आया था, कुछ समय पहले की बात है, करीब साल भर पहले की है, कि उसको अचानक रोड पर एक्सीडेंट से गिरा हुआ हालत में घर वाले उठा के लाए थे, तो पेट पूरा फटा हुआ था, आंत बाहर आई हुई थी। एक यंग लड़का 20-22 साल का, पूरा पेट फटा हुआ, आंत बाहर आई हुई, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस थी। और उस कंडीशन में जब मेरे हॉस्पिटल में इंटरव्यू है तो मुझे लगा कि आज इस इंसान को बचा लिया तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, डॉक्टर बनना सफल हो जाएगा। तो हमारी पूरी टीम, हम 4 डॉक्टर्स थे, चारों ने उस तुरंत पेशेंट को शिफ्ट किया आईसीयू में, तुरंत इंट्यूबेट किया, तुरंत ऑपरेशन किया उसका। और पेशेंट करीब 2 घंटे बाद में जब ऑपरेशन से बाहर निकाला तो अपने परिजनों देखे वो हंस रहा था और स्माइल पास कर रहा था। ये एक तरह से बड़ा सुकून दिया उस दिन कि ये इंसान 2 घंटे पहले ऐसी हालत में था कि शायद अब घर वालों को नहीं देख पाएगा, और अब स्माइल पास कर रहा है, उनको देख के खुश हो रहा है। उस खुशी में हम सब खुश हुए थे। वो एक कमाई थी आपकी। एग्जैक्टली, एक चिकित्सक की वो कमाई होती है कि जब उसका दुखी इंसान या रोता हुआ इंसान या बेहोश इंसान जब खुश होता है या अपने परिजनों देख के स्माइल पास करता है या वो अपने आप को यूँ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो ये शो करता है, तो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी कमाई होती है। और ये इसीलिए शायद हम डॉक्टरों को धरती का भगवान कहते हैं। सर, हमने महामारी कोरोना देखी है और किस प्रकार से हज़ारों हज़ार जिंदगी इस बीमारी ने ले ली, हमें से कितने लोग बिछड़ गए, लेकिन भारत हॉस्पिटल था जो इस महामारी के सामने भी डटकर खड़ा रहा। डॉक्टर गफ्फार साहब थे जो कि कोरोना योद्धा के रूप में खड़े रहे, और जहां कई सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे, दवाइयाँ नहीं थी, वहां डॉक्टर साहब लगातार प्रयास करते रहे। सर, कैसे देखते हैं इस बीमारी को, उस दौर को कैसे याद करते हैं? कोरोना याद आते वापस वो दिन ऐसे आंखों के सामने घूमते हैं कि यार ऐसा मंजर शायद मालिक किसी को न दिखाए। क्योंकि मुझे याद है 2021 में जो सेकंड कोरोना वेव आई थी, इतनी भयंकर थी कि हज़ारों संख्या में मौतें हो रही थी। और उस दौरान जब लॉकडाउन था, लेकिन जो पेशेंट आ रहे थे, तो मुझे एक सीन बाहर का याद था। किसी लड़के ने फ़ोटो बनाया था कि दोनों गलियां जो हैं उसमें करीब 100 गाड़ियों की पार्किंग थी, एक साथ लंबी लाइन लगी हुई थी, यानी इस तरह से पेशेंट गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। और मैं उस दौरान बिल्कुल नहीं घबराया था। मुझे याद आ रहा है कि हमने करीब 18 घंटे या 20 घंटे हर रोज़ की सेवा दी थी, और जितने भी पेशेंट आए थे, किसी पेशेंट को किसी भी हालत में जैसे आया तो अटेंड किया उसको और उसका इलाज किया था। तो वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और ज़िंदगी में न भूलने वाली घटना थी कि ऐसा रोग, ऐसी बीमारी भी आ सकती है, जिसको मतलब इस रूप में देखना कि हाथों आते ही मरीज़ की मौत हो रही थी। हज़ारों मौतें मेरे आंखों के सामने हुई थी, मैं देख रहा था उनको, लेकिन फिर भी हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, अपना कर्म किया। और उस दौरान 24 घंटे हॉस्पिटल खुला रहा और हमारी पूरी टीम पूरा दिन लगे रहती थी। जितने भी मरीज़ आ रहे थे, हम पूरे हॉस्पिटल की टीम उन सब पेशेंट को संभालती थी। करीब 20 से 25 दिन तक ये सीन चला रहा था। और हमने ढंग से न सोए थे और न ही ढंग से खाना खा पा रहे थे, न ही कोई कहीं जा पा रहे थे। लेकिन सिर्फ ये था कि जो मरीज़ भारत हॉस्पिटल का नाम लेके यहाँ पहुँच रहा है, तो उसको उसका किसी तरह से इलाज किया जा सके। और हमने अपना जो अचीवमेंट था वो बहुत अच्छी तरह हासिल किया। हमें इस चीज़ का गर्व भी होता है, बड़ी खुशी होती है कि चलो, जो त्रासदी तो आई थी, लेकिन हमने उस जंग को जीतने के लिए अपना जी जान लगाई थी और अंततः जीत भी गए थे उसमें हम। डर भी लगा था डॉक्टर गफ्फार को, या फिर विचलित हुए थे इतनी मौतों को देखकर? नहीं, डर नाम की चीज़ उस वक्त नहीं आई थी। उस वक्त जो एक काम करने का जुनून था बिल्कुल। एक योद्धा में जब युद्ध में उतरता है तो उसमें डर नहीं होता है, वो मौत से नहीं डरता है, वो सोचता है कि जंग जीत के आनी मुझे। तो हम भी उस वक्त एक योद्धा के रूप में उतरे थे कि ये कोरोना है और ये हर इंसान को लेकर जा रही है, मगर हमारे हाथ में एक हुनर है, एक डॉक्टर है, इलाज कर सकते हैं। तो फिर डर के क्या जीना, फिर इस युद्ध में कूदेंगे और जीत के आएंगे, इस तरह से जीतने की कोशिश। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट आते हैं उनके साथ उनके साथ वाले भी लोग आते हैं, परिवार के सदस्य भी आते हैं, तो कई बार अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। कई बार लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, वो भी चुनौती होती है डॉक्टरों के सामने बड़ी है। बिल्कुल होती है ना, क्योंकि हर तरह का इंसान होता है और हर तरह के इंसान की अपनी सोच होती है, और सभी 5 उंगली बराबर नहीं होती है। कुछ इंसान उग्र प्रवृत्ति होते हैं, कुछ शांत प्रवृत्ति होते हैं, कुछ लोग समझते हैं बात को, कुछ हालात समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, कुछ इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग
सब कुछ गलती जो है या सब कुछ बात को नहीं समझते हुए अगले में डालने की कोशिश करते हैं। तो इन हर तरह के इंसान को हर रोज़ मिलना होता है, देखते भी हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशन को मैनेज भी करते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि ये एक पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, डॉक्टर लाइफ में ये होते हैं कि हर तरह के अटेंडेंट आते हैं, उनको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, परिवार को टाइम दे पाते हो आप? ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जवाब तो हाँ में देना पड़ेगा, मगर नहीं दे पाता। अच्छा, मैडम की कभी डांट पड़ी है क्या आपको? ऐसा हुआ है कि मैडम ने कहा कि आज शॉपिंग करने जाना है, लेकिन अचानक से कोई सीरियस केस आ गया तो वो कैंसिल हो गया, फिर डांट वगैरह? ईमानदार से कहूँ तो टाइम नहीं दे पाता, और उसकी सज़ा तो मिलनी होती है, सबको मिलती है। वैसे तो मैडम खुद भी डॉक्टर, तो समझती होगी आपको, आपके काम। हाँ, सी ऑल्सो डॉक्टर, तो वो समझती है बात को, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर के अलावा एक जिम्मेदारी है परिवार के मुखिया की। तो पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारे काम में, बहुत सारी जिम्मेदारियों को अटेंड करने के लिए, बहुत से फंक्शन अटेंड करने के लिए, बहुत सारे काम खुद जो करने होते हैं उनको करने के लिए टाइम नहीं दे पाता मैं। तो उसकी नाराज़गी हमेशा रहती है, घर वालों की नाराज़गी रहती है। तो नाराज़गी कैसे दूर करते हो फिर? नाराज़गी दूर करने के लिए वो जो बहाना होता है, जैसे करके उनको मनाना होता है। उसके लिए आप अपने पर्सनल गट्स को यूज़ करो, भी कैसे करके मनाओ उनको। चलिए डॉक्टर साहब, सरदार शहर की आज की बात करें तो आज सरदार शहर को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकताएं हैं? अभी भी आपने सही कहा, सरदार शहर चाहे कितनी प्रगति कर चुका हो क्यों ना हो, मगर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अभी भी दूर दिखाई दे रही हैं। अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता है। एक ब्लड बैंक जो कि महती आवश्यकता है, हर सरदार शहर के इंसान को इस चीज़ का एहसास होता होगा कि जब रक्त की आवश्यकता होती है तो यहाँ से भागना पड़ता है कि 50-100 किलोमीटर दूर जाके ब्लड क्रॉस मैच करा के लेके आओ। उसके लिए जो टाइम होता है ना 2-3-4 घंटे, वो बड़ा मुश्किल होता है, निकालना होता है। तो मेरा मानना है कि इस सरदार शहर की पावन धरा पे एक ब्लड बैंक अत्यंत आवश्यक है, और बिना ब्लड बैंक के ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब भी कई बार अपने हाथ को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो ब्लड बैंक अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही हम बात कर रहे थे अभी ट्रॉमा सेंटर की, तो ट्रॉमा सेंटर मस्ट है, क्योंकि जब किसी तरह की दुर्घटना होती है तो ट्रॉमा सेंटर ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन दिखता है जहाँ पे इंसान को बचाया जा सकता है। एक अपन बात कर रहे थे कार्डियोलॉजिस्ट की और कैथ लैब की, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं तो मानता हूँ कि जितना जल्दी हो उसके सरदार शहर में एक कैथ लैब, एक जो हृदय रोग विशेषज्ञ जो है ना, उनकी सेवाएं हों, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो अच्छी बात है, या प्राइवेट सेक्टर में हो, मगर होनी अत्यंत ज़रूरी है। क्या भारत हॉस्पिटल भी इस और दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सोच भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और आशा करते हैं जल्दी ही आपको इस बारे में अच्छी सूचना दी जाएंगी कि हमारे पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। जैसे ब्लड बैंक के लिए हम कोशिश में हैं, अभी आने वाले समय में कुछ समय में यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही जो बाकी सुविधाएं हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। कई बार डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जैसे मैंने फ़ोन कर दिया कि मेरे डॉक्टर साहब मेरी जानकार है, लाइन लंबी लगी होती है, कई नेताओं का फ़ोन आ जाता है, कई बार ऐसे नाराज़गी भी हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है आपके पास कई चुनौतियाँ होती है कि मतलब फ़ोन आ जाते हैं कई मजबूत लोगों के? बिल्कुल, कई बार नहीं, हर रोज़ होता है ऐसा, और ये भी एक चुनौती ही है एक शिक्षा विभाग के लिए या डॉक्टर्स के लिए, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है, इससे भी निपटना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैनेज करना पड़ता है, और हो जाता है मैनेज आराम से। सर, अंतिम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हम बात करें शहर की जनता से, तो शहर की जनता से एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं यहाँ की प्यारी जनता से वैसे आशा करूँगा, और न केवल यहाँ की बल्कि हर इंसान से आशा करता हूँ कि शिक्षा और एक डॉक्टर का और मरीज़ का जो रिश्ता है ना, वो बहुत पाक साफ होता है, गरिमामय होता है, उसको बनाए रखें। और विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर डॉक्टर्स पे विश्वास मरीज़ को होगा और मरीज़ को भी ये विश्वास होगा कि मुझे ये पेशेंट जो डॉक्टर जो है मुझे ठीक कर देगा, तो दोनों का विश्वास जो है इतना बंधन मजबूत होगा, तो 100% उस चीज़ का हल निकलेगा। डॉक्टर को ये लगता है ना कि ये मरीज़ जो हैं ये मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं इनका इलाज करूं तो मैं खुल के कर सकता हूं। ऐसा बहुत बार होता है कि भय के वातावरण में या अविश्वास के वातावरण में बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि वो रिस्क फैक्टर को देखते हुए तुरंत हाथ ऊपर कर लेते हैं कि भाई इस पेशेंट को यहाँ ना रखें, आप जयपुर ले जाइए, आप बीकानेर ले जाइए, जबकि समय उस वक्त बहुत कम होता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अविश्वास की बात आती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने सरदार शहर के चिकित्सक जो हैं सब क्वालिफाइड चिकित्सक हैं, सब के सब अच्छे चिकित्सक हैं, सब पे विश्वास रखें, सब में विश्वास जताएँ, और जो
आपसी समझ जो है वो मजबूत करें तो निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। और यहाँ के जो चिकित्सक हैं जब उनको भी एहसास होगा कि मेरा कर्तव्य है जो मुझे मरीज को ठीक करने का है, उसमें मुझे जी जान से लगना पड़ेगा, और ये जब वो करेगा तो 100% उसका रिजल्ट आएगा। बस उसको जो पॉजिटिव माहौल और जो हालात जो हैं वो अच्छे मिलें तो निश्चित रूप से इलाज करेगा वो। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी, आप लोगों ने भी समय निकाल के मुझे इतना मौका दिया बोलने का, धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान साहब थे जिन्होंने दिल से जवाब दिए, और जितने भी जवाब दिए काफ़ी उपयोगी जवाब दिए। सरदार साहब की बात करें तो तेज़ी से चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और बड़े से बड़े इलाज भी और सरदार शहर में होने लगे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए।